Hello everyone, welcome to ASR NCERT Decoder. So today we are going to continue the topic that is vegetative propagation. It is asexual reproduction in plant. It means what? The plant which show your reproduction but without help of seed. प्लांट जो है वो तो अपना जेनरेशन कंटिन्यू कर रहा है लेकिन उसको सीड की जरूरत नहीं है, वो बिना सीड के भी अपना नया प्लांट जो है वो बना पा रहा है। अब नया प्लांट वो बना पा रहा है बिना सीड का, इसका मतलब क्या है, वो किस तरह से प्लांट ला रहा है? क्योंकि अभी तक हम लोग यही देखे हैं कि हम लोग सीड को जब जमीन के अंदर लगाते हैं, प्रॉपर पानी देते हैं, तो फिर वो सीडलिंग्स बाहर आते हैं और फिर वो प्लांट बनते हैं प्लांटलेट से। ठीक है, तो होता क्या है कि बहुत सारे पौधे हैं, अब उनमें सीड फॉर्मेशन की टेक्निक नहीं है, वो सीड बना नहीं सकते। अब सीड नहीं बना सकते तो फिर क्या उनका जनरेशन खत्म हो जाएगा? नहीं, उनका क्या है, उनके जो ब्रांचेस हैं उनमें प्रॉपर्टी होगी कि वो फिर नया प्लांट बना ले। ठीक है, उनके जो लीव्स होंगे, लीफ में कॉर्नर पे जो है वो रूट जैसा अपीयरेंस आएगा जो नया प्लांट बना लेगा। उनके ब्रांचेस, उनके फ्लावर्स, उनके स्टेम, बहुत रूट्स भी है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम लोग प्लांट टिश्यू पढ़ रहे थे तो हम लोग क्या देखे कि प्लांट में दो तरह के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब जो डिवाइड करें, परमानेंट जो डिवाइड नहीं करें। तो वो प्लांट जिनके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होंगे उस स्ट्रक्चर में, जैसे मान लो कि हमने ब्रांच लगाया, ठीक है, तो ब्रांच का जो कॉर्नर है या ब्रांच का वो एंड जिसे हमने मिट्टी के अंदर दबाया है, तो वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे, वो डिवाइड करेंगे और रूट बना लेंगे, तो फिर नया प्लांट फॉर्म हो जाएगा। आगे बात समझ में? ये तो हम लोग की प्लांट वाली वेजिटेटिव प्रोपगेशन थी, जिसमें हम लोग क्या देखे, हमारा प्लांट वेजिटेटिवली प्रोपगेट तो कर रहा था, उसके साथ साथ में क्या था, वो ऑफसेट एक अलग तरीका है जिसमें कि टफ्ट ऑफ रूट और टफ्ट ऑफ ब्रांचेस आते थे। नेक्स्ट इज राइजोम स्ट्रक्चर, नोड एंड इंटरनोड वाला है ना, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो उस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है प्लांट, क्योंकि प्लांट जो है वो वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे बड़ी बात है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ऑर्गेनिज्म में होने वाला, तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म शो करते होंगे, है ना? तो वो सारे ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे जिनकी सिंपल बॉडी है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। कहने का मतलब उनके पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स नहीं है, उनके पास एक डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम नहीं है जो प्रॉपर तरीके से रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सके। तो उनकी बॉडी तो सिंपलेस्ट है ना। तो सिंपल बॉडी क्या करेगी, खुद ही डिवाइड करेगी और फिर नया जनरेशन फॉर्म कर लेगी। तो दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो कौन शो कर रहे हैं? सारे सिंपल ऑर्गेनिज्म। अब जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि गैमेटिक फॉर्मेशन उसमें नहीं होगा। गैमीट्स जो है वो फॉर्म नहीं करेंगे। गैमीट होते क्या है? द सेल विच हैविंग कैपेबिलिटी टू क्रिएट अ जाइगोट, मतलब एग एंड स्पर्म इन ह्यूमन बीइंग, पॉलन ग्रेन एंड एग इन प्लांट, है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे गैमीट जो है वो फॉर्म नहीं करेगा, गैमीट बनता ही नहीं है। तो गैमीट नहीं बन रहा है मतलब मेल गैमीट मेल बॉडी में बनता था, फीमेल गैमीट फीमेल बॉडी में बनता था। तो जब मेल एंड फीमेल बॉडी अलग अलग होंगे ही नहीं तो फिर तो गैमीट्स भी नहीं बन रहे, मतलब कि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेल एंड फीमेल अलग अलग नहीं हो सकते। अगर अलग होते तो अलग गैमीट फॉर्म करते तो फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता। दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म नहीं है, मेल अलग फीमेल अलग, हम उनको कैरेक्टराइज नहीं कर रहे, पहचान नहीं सकते कौन मेल कौन फीमेल। तो क्या है, जब उनको मेल एंड फीमेल हम नहीं बोल सकते हैं अलग अलग, तो उनमें गैमीट फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है। तो ये तो बहुत जनरल सी बात है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे जब भी उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो वो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पैरेंट केपेबल है कंटिन्यू करने के लिए जनरेशन। एक हद तक ये आंसर सही भी है ना, कि ठीक है एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहां पे डिपेंडेंसी ऑन मेट नहीं है। बट दिस इज नॉट अ करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट योर थॉट, इजंट इट?
आई एम नॉट सेइंग अबाउट कि गिवन द एग्जांपल लाइक अ पेरेंट इज रॉन्ग, आप दे सकते हो, बट इससे कहीं ज़्यादा बेहतर आंसर ये हो सकता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, देन प्रोसीड द आंसर विद कि ओनली सिंगल पेरेंट इज एबल टू प्रोड्यूस और एबल टू कंटिन्यू द जनरेशन। आ रही बात समझ में? पहले हम लोग वहां पे क्या देंगे, गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि सिंगल पेरेंट वहां पे अपने जनरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फायदा, जैसा हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें बहुत नंबर ऑफ बेबीज प्रोड्यूस होते हैं, तो पॉपुलेशन बहुत जल्दी इंक्रीज करती है ना। ऊपर से फिर क्या है कि हमें एकदम एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट मिलता है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि बहुत वो क्या उसको बोलते, बहुत फ्लेक्सिबल नहीं होते वो ऑर्गेनिजम्स, टेम्परेचर के साथ या फिर ह्यूमिडिटी के साथ, हर तरह का एनवायरमेंटल कंडीशन उनको अफेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो 40 डिग्री टेम्परेचर पे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सर्वाइव कर रहा है, लेकिन अगर अचानक से मौसम में तो बदलाव आ ही रहा, आप देख ही रहे हो, तो अचानक से 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया हमारा टेम्परेचर एनवायरमेंट का, तो अब 48 हो गया है, 45 हो गया है, तो ये 40 डिग्री पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाएंगे। तो एक साथ इतना बड़ा पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे 40 डिग्री को ही टॉलरेट कर पा रहे हैं। तो ये लोग जो होते हैं ना वो स्टेनोहेलाइन होते हैं, या फिर आप उसको बोल सकते हो कि टेम्परेचर जो है बहुत नैरो टेम्परेचर को टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, या नैरो सैलिनिटी को सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ तक बात आ रही है समझ में? तो अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स कैसे होता है, ठीक है। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे तरीके आएंगे, तो हम लोग एक फर्स्ट तरीका जो देखने जा रहे हैं वो क्या है, हमारा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन। सेकेंड तरीका क्या है? सेकेंड है मल्टीपल फिजन। थर्ड तरीका हमारा क्या है? दैट इज बडिंग। फोर्थ तरीका क्या है? दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट फिफ्थ तरीका हमारा क्या है? दैट इज फ्रैगमेंटेशन। एंड द लास्ट इज व्हाट? रीजेनरेशन। इतने सारे टेक्निक्स हैं हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसमें हमारा फर्स्ट क्या है? बाइनरी फिजन। बाइ मीन्स व्हाट? टू, फिजन मीन्स डिवीजन, है ना। इट मीन्स व्हाट? मदर बॉडी इज गोइंग टू डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, ठीक है। सो हैव अ लुक, दिस इज मदर सेल। नाउ द मदर सेल इज गोइंग टू डिवाइड इनटू टू डिफरेंट सेल। Binary fission. Clear? So what will be the definition? Definition will be the mother body is able to divide into two different organisms or two daughter amoeba is known as binary fission. Binary means two. So mother body will divide into two organisms only. Okay. Now fission means division, as we all know. Multiple means many. Multiple means many. So here the mother body will divide into multiple organism, ठीक है। तो ये जो मदर बॉडी है वो कितने में डिवाइड करेगी? मल्टीपल फॉर्म में डिवाइड करेगी। नाउ हैव अ लुक, दिस इज अ प्लाज्मोडियम हैविंग मल्टीपल ऑर्गेनिज्म इनसाइड इट। इनके छोटे छोटे के बच्चे हैं एंड इट विल बर्स्ट, सारे के सारे जो यहाँ पे इनके स्पोर्स है वो बाहर आ रहे हैं, दैट इज मल्टीपल। आ रही बात समझ में? इट्स नॉट अ लिमिटेड काउंटिंग। तो ये मल्टीपल फॉर्म में जो उनके ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट? बडिंग। एज वी ऑल नो बर्ड मीन्स कली। सो व्हाट हैपन, देयर इज अ मदर बॉडी हैविंग अ सेल। ये मदर बॉडी है, इट मीन्स हाइड्रा। हाइड्रा की बॉडी में बहुत सारे सेल हैं। इनका एक सेल, आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट विद अ डिफरेंट कलर। सो इनका जो एक सेल है वो अचानक से डिवाइड करने लग जाएगा। It will form a bird-like structure. Got it?
Again, the cell will divide rapidly and form a mature organism. After some time, it will grow up and after that it will form a new organism. तो होगा क्या, एक पर्टिकुलर जगह का उनका सेल जो है वो मल्टीपल डिवीजन दिखाना शुरू करेगा, रैपिड डिवीजन होगा और जितने ज्यादा सेल डिवाइड करेंगे उतना ज्यादा बल्जीनेस आएगा, मतलब उभरा हुआ दिखने लग जाएगा। तो वो उभरा हुआ पोर्शन जो है वो कहलाएगा बर्ड और वही बर्ड जो है वो आगे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा मैच्योर ऑर्गेनिज्म में। जब ऑर्गेनिज्म प्रॉपर तरीके से मैच्योर हो गया तो अपनी मदर बॉडी से अलग होकर दूसरी जगह चला जाएगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट बर्डिंग। So here example is what? Hydra. Here example is what? Plasmodium. And here example is what? Amoeba. Got it? Now very important thing is amoeba तो हम लोग पढ़ लिए, बाइनरी फिजन एक और जगह देखा जाता है, दैट इज इन लेशमानिया। सुनिए, लेशमानिया दोनों बार। So second example is what? लेशमानिया रोनोवानी। तो इन दोनों के डिवीजन में फर्क क्या है? फर्क ये है कि अमीबा का कोई प्लेन नहीं है जहां से चाहे वहां से डिवाइड होकर दो हो जाए, लेकिन हमारा जो लेशमानिया है वो बिल्कुल इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये डिवाइड होगा विद अ वन फिक्स प्लेन इनटू 1 and 2 डिफरेंट पार्ट। आ रही है बात समझ में? इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डिवीजन विद अ फिक्स प्लेन, लेकिन दो ही भाग में बट रहे हैं तो बाइनरी फिजन ही है। डिवीजन विथ नॉट फिक्स प्लेन या फिर आप बोल सकते हो रैंडम डिवीजन बट इनटू 2 ऑर्गेनिज्म, इट इज नोन एज बाइनरी फिजन। ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये 10th क्लास में स्पेशली पूछने में आता है कि लेशमानिया और अमीबा दोनों बाइनरी फिजन दिखाते हैं, तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि अमीबा का कोई डिवीजन ऑफ प्लेन नहीं है, वो रैंडमली कहीं से भी डिवाइड हो ले दो भाग में बढ़ जाता है, लेकिन लेशमानिया को एक प्लेन के थ्रू कटना होता है, वो बराबर दो भागों में बंटना होता है, तभी वो नया ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, अदरवाइज वो नया ऑर्गेनिज्म नहीं फॉर्म कर पाएगा। ठीक है, बड़ी तक समझ में आ गई बात। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है? एक्चुअली जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने सारे स्पोर्स को अपने अंदर ही जमा कर लेंगे एंड आफ्टर सम टाइम जब उनका फेवरेबल कंडीशन आएगा वो उसको बॉडी से बाहर कर देंगे, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। नाउ द क्वेश्चन इज इन योर माइंड कि स्पोर फॉर्मेशन एंड मल्टीपल फिजन में फर्क ही क्या है? फिर तो दोनों तो सेम ही दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मदर बॉडी के अंदर खूब सारे बेबीज हैं और मदर बॉडी फटी और फिर सारे बाहर। कंडीशन इज स्पोर फॉर्मेशन, फेवरेबल कंडीशन पे ही स्पोर खुलेगा और मतलब जो स्पोरेंजिया है वो खुलेगा और अंदर से सारे स्पोर्स बाहर चले जाएंगे। जबकि हमारे मल्टीपल फिजन में ऐसा नहीं है, उनका एक ड्यूरेशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट वो होता है, अपलिफ्टमेंट होता है, वो एक ड्यूरेशन तक वो बड़े होते हैं और आफ्टर दैट दे विल डिवाइड। आई बात समझ में? सो दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन भी आपको अमीबा में भी देखने मिल जाएगा। नाउ यू गेट कंफ्यूज। अमीबा एक्चुअली क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो एक तरह जमा हो जाएगा और अपने सारे स्पोर्स को एक बैग में बंद कर लेगा, कैप्सूल के अंदर बंद कर लेगा और वो तब तक बंद रहेगा जब तक मौसम खराब है। ठीक है, मौसम खराब है मतलब कि फेवरेबल कंडीशन नहीं है। जैसे ही मौसम सही हो जाएगा, इनके फ्लॉरिश करने लायक मौसम आ जाएगा तो इट विल बर्स्ट एंड ऑल द स्पोर विल मूव आउट। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए तो स्पोर फॉर्मेशन में हम लोग देख लें। नेक्स्ट इज फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। दिस इज द टॉपिक इज मोस्ट कंफ्यूजिंग। तो क्या है फ्रैगमेंट? फ्रैगमेंट मींस आप क्या समझते हो? पीसेस, मतलब टुकड़े। पीसेस, फ्रैगमेंटेशन तो उसी को बोलते हैं ना, टुकड़े को बोलते हैं। तो नाउ द कंडीशन इज व्हाट? दिस इज द मदर बॉडी। ठीक है, ये मदर बॉडी है और अचानक से ये मदर बॉडी जो है वो कट जाती है तो ये मल्टीपल बेबीज फॉर्म होते हैं। हो रहे ना? तो हुआ क्या? मम्मी के बॉडी के टुकड़े हो गए और वो सारे टुकड़े बच्चे बन गए। तो दैट इज व्हाट? फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, ये कहां मिलेगा आपको? स्पाइरोगैया में। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अलगी। ये एक अलगी है, टाइप ऑफ अलगी है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं ये फिजन फ्रैगमेंटेशन, बट हम लोग यहाँ पे एक जनरल एग्जाम्पल लेके चलते हैं। नाउ व्हाट इज इट? रीजेनरेशन। रीजेनरेशन में क्या है? मदर बॉडी है, डिवाइड हो गई, तीन टुकड़े हैं। ठीक है, सो दिस इज द हेड, दिस इज द मिडल पीस एंड दिस इज द टेल। तीन टुकड़े
होने में ये डिवाइड कर रही है। मदर बॉडी, सेम चीज यहाँ पे भी तो हुआ था, मदर बॉडी डिवाइड की थी, लेकिन अब आपको फर्क देखने मिलेगा। दैट इज व्हाट, यहाँ पे जो सेल है वो सेल डिवाइड करेंगे और पूरे के पूरे न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा। जो पीस है वो तो है, वो जेनरेट नहीं करना, जो लॉस्ट हो गया उसको रीजेनरेट कर लेना वापस से। सो हियर ऑल्सो व्हाट इज इट, यहाँ पे जो सेल है वो डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके वो बनाएंगे इस तरह से, लाइक दिस, लाइक दिस। आ रही है बात समझ में? सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस टू ऑल? सो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि जो टुकड़े हो जाते हैं मदर बॉडी के, वो टुकड़े अपने आप में कैपेबल हैं, वो सर्वाइव कर लेंगे, वो प्रॉपर एक होल ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। लेकिन रीजेनरेशन में क्या होता है कि जैसे ही मदर बॉडी डिवाइड होती है तो मदर बॉडी के डिवाइड होने के बाद जो उनके पीसेस बनते हैं, तो पीसेस का वो पार्ट या वो सेल, लेयर ऑफ सेल जो एनवायरमेंट में ओपन हो गया, वो फटाफट से डिवाइड करेगा और अपने लॉस्ट पार्ट को रीजेनरेट करे। जेनरेट मतलब बनाना, री मीन्स वापस से, तो वापस से किस पार्ट को बनाएगा? टूटे हुए पार्ट को वापस से बना लेगा। दैट इज नोन एज रीजेनरेशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? प्लानेरिया। प्लानेरिया ये एक फ्लैट वॉर्म है, ठीक है। फ्लैट वॉर्म आप किसको बोल सकते हो? द वॉर्म विच इज डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेड, मतलब पीठ से, और पेट से किसी को पकड़ के दबा दो तो वो चिपक जाएगा, तो उसको फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। तो ये फ्लैट वॉर्म का एक तरीका है, मतलब एक एग्जाम्पल है, सॉरी तरीका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्लेनेरिया। अब बात है कि ये रीजनरेशन मैम आप जो बता रही हैं कि यहाँ पे मिडिल पीस ने अपना पूंछ बना लिया, ये तो छिपकली भी कर सकती है, कर सकती है ना? यस ऑफ कोर्स कर सकती है, लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि जो हमारी छिपकली है उसके पूंछ का जो सेल है, वो पोर्शन जो खुला हो गया, जहां से कट लगा है, वहां पे जो सेल प्रेजेंट है वो सेल फटाफट से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके वो पूंछ बना लेंगे, ना कि उनका पूंछ जो उनसे अलग हो गया है वो पूरा छिपकली बना लेगा। आ रही बात समझ में? मतलब द होल ऑर्गेनिज्म इज एबल टू जनरेट इट्स ओन टेल, बट द टेल इज नॉट एबल टू जनरेट इट्स ओन बॉडी। गॉट इट? पूरा जो छिपकली है उसका पूंछ पोर्शन जो है वो फटाफट से, जो कटा हुआ पूंछ है वो नया पूंछ में चेंज हो जाएगा, लेकिन जो पूंछ है वो पूरी की पूरी बॉडी नहीं बना पाएगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पूंछ पूरी बॉडी बना ले रही है, पूरी बॉडी पूंछ भी बना ले रही है, मतलब दिस इज द रीजनरेशन। लेकिन एक्चुअली में छिपकली में क्या होता है कि वो जो सेल डिवीजन सेल जो डिवाइड कर पाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कि वो हमारा वो सेल है जो फटाफट से स्टेम सेल बोला जाता है, जो डिवाइड कर लेते हैं, तो वो सिर्फ एक ऑर्गन को या एक पार्ट को जनरेट कर सकते हैं, होल ऑर्गेनिज्म को नहीं। ये हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में तो कभी भी अवेलेबल नहीं है। हमारे ऑर्गन, हमारी बॉडी में भी एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, दैट इज लीवर। तो कहने का मतलब अगर आप लीवर के 3 छोटे छोटे टुकड़े कर दो तो आपका लीवर तो बन जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। आ रही बात समझ में? क्या फर्क है छिपकली में और इसमें? सो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि अमीबा और लेशमानिया के डिवीजन में क्या फर्क है, जबकि दोनों बाइनरी फिजन है, तो उनका कोई फिक्स प्लेन नहीं है, इनका फिक्स प्लेन है। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन एंड मल्टीपल फिजन में क्या फर्क है? तो मल्टीपल फिजन मदर बॉडी मल्टीपल पार्ट में डिवाइड होगी और स्पोर फॉर्मेशन में फेवरेबल कंडीशन पर ही स्पोर रिलीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कि आपका फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन में क्या फर्क है? तो फ्रेगमेंटेशन में मदर बॉडी के टुकड़े होंगे और वो टुकड़े खुद में प्रॉपर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, होल ऑर्गेनिज्म है। जबकि रीजनरेशन में जब पार्ट कट होंगे तो वो पार्ट अपने लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट कर लेते हैं। आगे बात समझ में यहाँ तक? नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि ये जो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में फर्क क्या है? तो पहला फर्क तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि 2 बेबी प्रोड्यूस हो रहे हैं इन बाइनरी फिजन, मल्टीपल बेबी प्रोड्यूस हो रहे हैं मल्टीपल फिजन। एक और फर्क है, फर्क क्या है? यहाँ देखिए, यहाँ मदर बॉडी जो है वो अपनी आइडेंटिटी खो रही है बट प्रेजेंट है, मतलब मदर बॉडी यहाँ पे ही है, अपने ही फॉर्म को 2 भाग में तोड़ा है, मरी तो नहीं है ना। मतलब आइडेंटिटी थी इसकी मदर बॉडी की, अब हो गई है डॉटर बॉडी की, पहचान बदल गया लेकिन जिंदा है। जबकि यहाँ पे क्या है, मदर बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई और बेबीज आउट हो गए। तो ये फर्क है मदर बॉडी की। नाउ द क्वेश्चन आई आस्क्ड इन वेरी फर्स्ट वीडियो, द क्वेश्चन इज कि व्हाई दीज सेल्स आर नोन एज डॉटर सेल ओनली, नॉट एज अ सन सेल। हम आपको बोले थे कि जब अमीबा आपका डिवाइड करता है, अमीबा के 2 छोटे छोटे बच्चे बनते हैं, उन बच्चों को हम डॉटर अमीबा ही क्यों बोलते हैं, सन अमीबा क्यों नहीं बोलते हैं? So I think most of you people know the answer, but I am revealing the answer here. Answer is what? ये जो आपका अमीबा है वापस से डेवलप करेगा और वापस से डिवाइड करेगा, नया बेबी बनाएगा, तो नया बनाएगा नहीं, बनाएगी,
है ना। तो न्यू जनरेशन को जनरेट करने का या फिर बेबीज बनाने का कैपेबिलिटी किसमें होता है, मदर में। तो अगर ये सन हुए तो आगे जाके मदर तो बन नहीं पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, इनको डॉटर होना पड़ेगा तभी तो आगे जाके मदर बनेंगे। सो इसको नेचर के रोल के हिसाब से हम लोग डॉटर बोलते हैं कि आगे जाके मदर होने वाला है, जबकि इनका जेंडर स्पेसिफाई नहीं है कि ये फीमेल है इसलिए इनको डॉटर बोल रहे हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द asexual reproduction in organism. Later on we will learn about the reproduction